Good evening, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your Teaching Warrior family. 7 PM पर देते हैं हम लोग आपको साइकोलॉजी प्लस EBS का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कभी कभी हम मैथ पेडागोजी भी करा देंगे, क्योंकि अभी पेपर आ नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैथ पेडागोजी को स्लो लेके चलेंगे। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करना, कम से कम 50 व्यूज़ तो आने ही चाहिए, तो फिर इसे कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखो मैं बता दूं, निर्मितवाद की बात पता है किसने करी है? ब्रूनर ने करी है, पियाजे ने करी है। निर्मितवाद का पता है मतलब क्या है? बच्चा खुद करके सीखेगा, बच्चा खुद करके सीखेगा। ठीक है, और टीचर क्या करेगा? टीचर करेगा सहजकर्ता। सहजकर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटर। और यही बात कौन करता है? NCF 2005 भी कहता है कि टीचर क्या है? केवल फैसिलिटेटर। ठीक है, और कोई मार्क वगैरह नहीं लगाएगा। और आपका आज का क्वेश्चन है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट ये होता है डंडे वगैरह से मार लगाना। ये 2000 में ख़त्म हुआ था या 2002 में? इन दोनों में से कौन सी सन सही है, ये आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सहजकर्ता की भूमिका हो गई है अध्यापक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? तो सृजनात्मकता की विशेषता होती है आपकी मौलिकता होती है, लचीलापन होता है, प्रभावशीलता होती है। मौलिकता मतलब होता है नयापन। क्या? नया, कोई नई चीज़, ऐसा नहीं कि किसी की पहले करी हुई है उसी को आप बता दो। उपयुक्त सभी क्या हैं? विशेषताएं किसकी? सृजनात्मकता की। सृजनात्मक बच्चा क्या होता है? डाइवर्स लर्नर। क्या होता है? क्या होता है? डाइवर्स लर्नर। ठीक है, और ये क्या सोचता है सृजनात्मक बच्चा? आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, और कैसा चिंतन करता है ये बहुत पूछा जाता है, तो ये करता है अपसारी चिंतन। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और सृजनात्मकता की सबसे पहली बात किसने की है? ये करिए टोरेंस। टोरेंस ने करी है, टोरेंस। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रख लेना। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि सृजनात्मकता की विशेषता क्या नहीं है? तो दूसरे बच्चों से लड़ाई करना, नीचे लिखा मिलेगा 4 ऑप्शन में से, तो वही उसकी विशेषता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी बालक सीखना शुरू करता है, कोई भी बालक सीखना कब शुरू करता है? सीखना कब शुरू करता है? जब वो विद्यालय में प्रवेश ले। गलत, घर पे भी सीखता है बच्चा। जब वह बोलना शुरू करे। गलत, उससे पहले, बोलने से पहले भी सीख जाता है। जब वह घर से बाहर निकलता है। गलत, घर पे भी सीख जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 पक्का, जन्म से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। सीखना ना जन्म पर्यंत चलता रहता है, पर्यंत। ठीक है, जीवन पर्यंत चलता रहता है सीखना। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, या सीखने का कभी डी एंड नहीं होता। जब तक हम क्या हमारी ज़िंदगी चलती है तब तक हम सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। सीखना भी 3 तरीके से, औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। क्या है तीसरी? निरौपचारिक। इसको फॉर्मल कहते हैं, इसको इनफॉर्मल कहते हैं, और इसको कहते हैं, इस वाले को इंग्लिश थोड़ी याद नहीं आ रही। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक स्कूल में सीखते हैं, जहाँ निश्चित समय और निश्चित स्थान होता है। अनौपचारिक हम घर वगैरह पर सीखते हैं, घर पे कोई भी शिक्षा दे देती है ना मम्मी, या कोई भी अच्छी बात बता दी, तो वो सब अनौपचारिक शिक्षा है। निरौपचारिक क्या होती है? जैसे आप इग्नू से BEd करते हो, तो दूरस्थ शिक्षा को कहते हैं निरौपचारिक। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? क्योंकि बच्चों को पता नहीं होती कि जो हम ना, जिनमें क्लास अटेंड नहीं करनी होती, केवल पेपर देने होते, उसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि 50 व्यूज़ नहीं आए ना तो नेक्स्ट वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हो इसे कंटिन्यू करूँ मैं आप लोगों के लिए, जितने भी लोग हो आप, तो कम से कम कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। इस वीडियो को लाइक करो या मत करो, शेयर तो करो कम से कम। निम्न में ऐसे कौन सी मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से नहीं? देखो, डर लगेगा तो आदमी पलायन कर जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। क्रोध क्या होता है? जब आदमी क्रोध में क्या कर लेता है? युद्ध कर लेता है। ठीक है, और इसे देखो, घृणा, जो अप्रिय चीज़ होती है ना, जैसे देखो ऐसे समझो, मांस है, मांस को अगर कौवा खा रहा होगा, कौवा खा रहा होगा, तो आपको क्या आएगी? उससे घृणा। क्या आएगी? घृणा। संवेदना और आश्चर्य, ये दोनों अलग ही चीज़ें हैं। ये क्या है? अलग चीज़ें, ये मूल प्रवृत्ति नहीं है। और मूल प्रवृत्ति की बात किसने करी है? मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या करी है? ये मूल प्रवृत्ति दी है कितनी? 14। और एक इनकी किताब और आई थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, हद से ज़्यादा पूछी जाती है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी कब आई थी? 1905।
इसे तो याद करना ही है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, कॉपी में लिख लेना, भरोसा है तो पेपर में आएगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो दोबारा बता दूं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब आई थी किसकी, मैकडूगल की। इसमें से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है, तो आदर क्या होता है, अमूर्त होता है। आप किसी को सम्मान करते हो या ना करते हो ये तो मन में रहता है ना। निवास स्थान तो परमानेंट एड्रेस तो दिखता है ना। अमूर्त होता है जो दिखाई नहीं देता, क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता। और इसकी बात कब करिए, पियाजे ने करिए, कब करिए, चौथी स्टेज में करिए कि यहाँ पे बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। और चौथी अवस्था का नाम क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मल स्टेज, ठीक है। और इसकी अवस्था क्या होती है, 11 से लेकर 15 तक, ठीक है। मैं बार बार अवस्था बोल रहा हूँ, आयु नहीं बोल रहा। अवस्था का मतलब होता है इतने से इतने, आयु का मतलब होता है आपसे किसी ने पूछा आपकी आयु क्या है, आपने बता दी 25, तो 25 साल पे आप खत्म हो जाओगे, मतलब मर जाओगे। तो आपको क्या कहना चाहिए कि मेरी अवस्था 25 साल है, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आदर। क्योंकि पशु भी दिखते हैं, अमूर्त नहीं है, ये सब मूर्त हैं, ये भी मूर्त है। क्रोध करेगा तो सामने दिखेगा ना, गुस्सा आएगा तो किसी को, ठीक है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है, देखो इसमें बताना है क्या सही नहीं है। यह जन्म से मृत्यु तक चलता है, सही है। वृद्धि विकास का हिस्सा है, सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, विकास के परिवर्तनों को देख मापा नहीं जा सकता, इसको मापा नहीं जा सकता। तो आंसर क्या होगा, तीसरा सही है। क्योंकि मापते हम किसको हैं, वृद्धि को नापते हैं, किसको मापते हैं, वृद्धि को, ठीक है। तो उपयुक्त सभी नहीं गलत होगा, ये दोनों सही बात है, इसकी ये बात गलत है। क्योंकि परिवर्तनों को हम ना केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है, विकास में कैसा होता है, गुणात्मक, मात्रात्मक नहीं होता। जहाँ मात्रात्मक होता है उसे मापते हैं, और मात्रात्मक किस में होता है, वृद्धि में होता है। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी क्यों, किसी की बुद्धि लब्धि का वो किसने दिया है, टर्मन ने क्या दिया है, सीरीज दी है कि कितने, सामान्य बुद्धि लब्धि कहाँ से बताइए, 190 से 110, ठीक है। और बुद्धि लब्धि पर काम शुरू किसने किया था, स्टर्न ने किया था। ये 1912 में किया था, 1916 में इसने सूत्र दिया था। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मैं का याद रख लो, MA/CA/100, ठीक है, याद रखना। तो इससे बुद्धि लब्धि के ज्ञान होने से शिक्षक के लिए क्या उपयोगी है, शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी कैसे बनाया जाए, इसके लिए किस तरीके से वो, देखो जैसे कम बुद्धि वाला बच्चा होगा तो उसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछूँ ना तो आप लोग कमेंट में जवाब दोगे, कमेंट में सही दोगे या गलत दोगे, उससे पता पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी है। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं है तो मैं उसी लेवल से पढ़ाऊँगा, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो बुद्धि लब्धि इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, याद रखना। ये बहुत पूछा जाता है कि एवरेज बच्चे की IQ ना 90 से 110 होती है, और जीनियस कितना होता है, 140+ वाली सब किस में आते हैं, जीनियस, ठीक है, याद रखना। किशोरावस्था में किशोर किशोरी अध्ययन के साथ साथ टीवी वगैरह और रेडियो वगैरह सुनना पसंद करते हैं। तो इसकी बात किसने करी, पियाजे, किसके, पियाजे। साइकोलॉजी के सबसे ज़्यादा बात हम किसके बारे में करते हैं, साइकोलॉजी में, पियाजे, क्योंकि इन्होंने क्या बताई, 4 अवस्था, ठीक है। और पहली अवस्था है इनकी जन्म से 2 वर्ष, कौन सी है, संवेदी पेशी। 2 से 7 कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक। 7 से 11 कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक। 11 से 15 कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, इतना याद रखना। स्किनर ने किसकी बात करी है, RSS, रिस्पॉन्स स्टिमुलस दिया है इन्होंने सिद्धांत, स्किनर ने, ठीक है। और इन्होंने किस किस पे प्रयोग किए थे, इन्होंने किए थे कबूतर, चूहे पर और कबूतर पर। 1939 पे इसमें किए थे, 1945 में कबूतर पे किए थे, याद रखना दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने हुए तो महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, देखो इसको देखेंगे हम। तो इसमें क्या है, तो इसमें महत्वपूर्ण है कि बच्चों के विकास दर भिन्न भिन्न और भी भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। देखो 2 बच्चे हैं, A और B, देखो इसका विकास हो सकता है जल्दी हो, इसका लेट हो। अभी मैं इसे एक बार में बता दूं ये सीख जाए, ये ना सीख पाए, तो सबका भिन्न भिन्न होता है विकास दर, और भिन्न भिन्न तरीके से ही सीखते हैं। तो आंसर हो जाएगा C। देखो शिक्षार्थी सदैव समूह में ही बेहतर सीखते हैं, गलत बात है, बहुत सारे बच्चे अकेले भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा C। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा गलत है, इनका गलत फ्रेम हुआ है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा काट देंगे हम, ठीक है, गलत है ये। मूक एवं बाधिर की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है, इसका बुद्धिमत्ता का परीक्षण कैसे होता है बताओ। इसका दोनों तरीके से होना चाहिए, मौखिक और अमौखिक, मौखिक और अमौखिक। मूक क्या होते हैं, जो बोल ना सके। बाधिर क्या मूक होता है, बोल ना सके। मूक है, मूक का क्या होता है, मूक का विलोम होता है बाचाल, बोल ना सके वो मूक। बाधिर होता है जो सुन ना सके, शायद ऐसा ही होगा,
मूक का तो कंफर्म है कि जो बोल ना सके, और बाचाल होता है। और सुबह में एक क्वेश्चन बताया था, कक्षा 1 और 2 में ना हम होमवर्क नहीं देते, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। कक्षा 1 और 2 के बच्चे को होमवर्क नहीं देते, और 2 आवर पर वीक होमवर्क देते हैं हम, ये 3 से लेके 8 तक के बच्चों को, ठीक है, याद रखना 2 आवर एक वीक में, ठीक है। इतना हम करते नहीं है, मगर इतना करना चाहिए। और एक शिक्षक को कितने घंटे का कार्य करना चाहिए? 45 घंटे का एक वीक में, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ बता दूँ, रिजर्वेशन फॉर RPWD फिजिकल जो डिसेबल जितने भी है ना, ये इसका एक नया एक्ट आया है 2016 में। इसमें कितनी ये कर दी गई हैं? 21 बता दी गई हैं। कितनी डिसेबिलिटीज़ अब काउंट करते हैं? 21। पहले कितनी थी ये? 7। वो कब था? 1996 का एक्ट था फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। अब किसी को ना ये नहीं कहते लूला लंगड़ा, अब कहते हैं दिव्यांग। क्या ये? दिव्यांग बोला जाता है। इसमें से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने के लिए जी, देखो अभिवृद्धि के लिए तो जी बताना है और विकास के लिए डी बताना है, तो कौन सा सही है ये बताना है। तो देखो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब एक 6 महीने के बालक का दांत निकलता है, तो ये वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए क्या बताना था हमें? जी। तो जी किस में? इन तीनों में होगा, ये काट दो। 3 माह के बालक का उल्टा पलट करना, तो ये क्या आ जाएगा? डी। ये क्या हो रहा है? विकास है। ये क्या है? विकास। तो इसका डी, तो ये क्या हो जाएगा? डी। अब इसे भी काट दो। एक शिशु और उसकी लुढ़कती वस्तुओं को केंद्रित करना, ये हो जाएगा विकास, ये भी, तो ये आ जाएगा डी। और 13 वर्ष के बच्चे के चेहरे पर बाल, ये होती है वृद्धि, तो आंसर हो जाएगा 2। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता दूंगा एक और बार कमेंट बॉक्स में। ऐसे 2 संदर्भित मानवतावादी, मानवतावादी कौन है? केवल इतना ही देखो, मानवतावादी कौन है? 2 हैं, मैस्लो और रोजर्स, ठीक है, इतना याद रखना। और मैस्लो ने कितनी बताई? 5 आवश्यकता बताई। शरीर की मांग, ठीक है, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे आखिरी में होता है। सबसे आखिरी में क्या होता है? आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। निम्न में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने और अनौपचारिक अधिगम की प्राप्ति, ये होता है व्यक्तित्व परीक्षण। अनौपचारिक होता है व्यक्तित्व, और क्या होता है? अनौपचारिक, ठीक है। बुद्धि परीक्षण तो औपचारिक होता है। ये एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने के लिए क्या करते हैं? उपलब्धि। किस स्तर तक हुआ है, ये तो उपलब्धि पता पड़ेगी ना, कि इस स्तर तक बच्चा सीखा या नहीं सीखा। अब देखो 2 होते हैं, एक चीज़ याद है, एक है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। ये बहुत पूछे जाते हैं। निदान मतलब होता है पहचान, निदान और पहचान ऐसे याद रखो। इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस। क्या कहते हैं? डायग्नोस। कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो वो क्या करता है? डायग्नोस, मतलब पहचान करता है कि कमी क्या है। तो ऐसे ही बच्चे की कमी निकालनी है, अगर वो गुणा नहीं कर पा रहा है तो कमी देखनी है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उपचार। तो ये पूछा जाता है पहले निदान करते हैं या उपचार करते हैं? तो पहले निदान करते हैं, निदान मतलब पहचान, बाद में क्या करते हैं? उपचार। इस चीज़ को याद रखेंगे। हद से ज़्यादा रिपीटेड है, लिख लेना, नहीं लिख लेना तो 100% कह रहा हूँ आएगा, पेपर में आएगा। अब ये बताने कौन सी किससे संबंधित है। इसमें से लक्षण 1 और लक्षण 2 की तालिका दी गई है, उन्हें मिलाओ, ठीक है। अच्छा देखो, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया क्या होती है? गणित से संबंधित है, ठीक है। डिसग्राफिया देखो लिखने से संबंधित है, ठीक है। और डिसलेक्सिया ये किससे संबंधित होगी? वाचन पढ़ने से संबंधित होगी, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया क्या है? विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्युत्क्रम, इस तरीके से हो जाएगी। तो दूसरा है इसका सही, तो ए का क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या है इसका? तीसरा। तो ए का हो जाएगा 3, सही किया हमने, ठीक है। और बी का हो जाएगा 2। मैंने ये बताया था कैलकुलिया, ऐसे याद रखो, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किस में यूज़ करते हैं? गणित में। लेक्सिया से याद रखो, लेख, झील सी गहरी तेरी आंखें, ऐसे कहते हैं ना, तो पढ़ते हैं, इसे क्या करते हैं? पढ़ते हैं, तो पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से याद रखो। तो तीसरा क्या हो जाए? चौथा। और ग्राफिया मतलब लिखना, क्या है? ग्राफ, लिखना, तो इसका हो जाएगा ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, तो इसको क्या दिक्कत है? भावनात्मक क्षेत्र इसका संतुलित नहीं है, ठीक है, याद रखना। 3 क्षेत्रों की बात करी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौन सा है? कॉग्निटिव और फिजिकल और साइकोमोटर, ठीक है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इस तरीके से करी 3। किसने करी? ब्लूम ने करी। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी, 2001 में रिवाइज हो गई थी।
दोबारा आई थी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और ब्लूम ने कितने चरणों की बात करी है? देखो, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, अप्लाई, सिंथेसाइज, इवेल्युएशन, 6 चरणों की बात करी है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संशोधित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? समायोजन, ठीक है। अगर ये कह देता संशोधित नहीं करते तो वो हो जाती है समावेशन। स्कीमा क्या होता है? कोई भी चीज़ को हम अपने दिमाग में जो डालते हैं ना, सीख के अपने दिमाग में जो स्कीमा बनाते हैं, जैसे मैं कहूँ फोन, तो आपके दिमाग में एक स्कीमा है, तो वो होती है स्कीमा, ठीक है। समायोजन को इंग्लिश में कहते हैं आप क्या? अकोमोडेशन। समावेशन को क्या कहते हैं आप लोग? इसे कहते हैं असिमिलेशन। याद रखना। प्याज सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की बात कौन करता है? सूझ का सिद्धांत। किसका? सूझ का सिद्धांत। किस पर प्रयोग किए थे? चिंपैंजी नामक मंत्र पर किए थे। किसने किए थे? कोहलर ने किया था। कोहलर किस संप्रदाय से? गेस्टाल्ट से। कब आया था ये? 1912 में। इसके संप्रदाय के जनक कौन है? बर्दीमर। ये चिंपैंजी पर प्रयोग कहाँ किए थे? टेनरीफ द्वीप था, केनारी शहर था, ठीक है, और फ्रांस का द्वीप था ये, फ्रांस का, ठीक है, इतना याद रखना। और इन्होंने कोहलर की एक किताब और है, इंटेलिजेंस ऑफ एप्स करके, क्योंकि चिंपैंजी को क्या कहते हैं? एप्स कहते हैं, ठीक है, इतना याद रख लेना। और इतना ही काफ़ी है इसके लिए। विलुप्त होने का परिणाम क्या है? विलुप्त होने का परिणाम पुनर्बलन का अभाव। अगर आप पुनर्बलन नहीं दोगे ना, जैसे कि आपने अभी अच्छे नंबर लाए किसी में, तो आपको कुछ इनाम मिलना चाहिए। और पुनर्बलन की सबसे ज़्यादा बात किसने करी है? स्किनर ने। किसने करी? स्किनर ने, ठीक है, याद रखना। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किसका कारण है? इसमें से कारण है 21। नेक्स्ट, इधर आ जाओ। इसमें से कारण है, यहीं दे रखा है आंसर, सुरक्षा की आवश्यकता का। किसकी? सुरक्षा की। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो, लैटिन भाषा में साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और ये एक चीज़ बता दूं कि आज अभी जो हम अध्ययन करते हैं ना, वो हम अध्ययन करते हैं व्यवहार का। एक परिभाषा है कि सबसे पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, अभी हम व्यवहार की स्टडी करें। तो सबसे पहले साइकोलॉजी में आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम। और ये मनोविज्ञान के जनक किसको मानते हैं? अरस्तु, क्योंकि मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र के जनक कौन थे? अरस्तु। ऐसे याद रखना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो कौन थे? सुकरात। और अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। तुम मुझे बालक दो, कुछ भी बना दोगे, तो ये कौन कहा था? हम लोग थे कि क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं कुछ भी बना दूंगा, तो ये किसकी बात है? बाटसन की। ये कौन है? ये देखो, ये किस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आप जैसा वातावरण दोगे ना, बच्चा वैसा बन जाएगा, इस बात पे जोर देते हैं, ठीक है, याद रखना। पावलोव ने क्या किया था? 1904 में इसे नोबेल मिला था। किसके लिए? क्योंकि इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। कोहलर ने किस पर किया था? चिंपैंजी पर। किस पर? चिंपैंजी पर। मैकडूगल का तो बताइए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी दी है 1905 में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और मूल प्रवृत्ति बताइए 14 मैकडूगल ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर लागू नहीं होता? 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता। एक चीज़ याद रखना कि 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्गों पर अगर 6 से 18 आ जाए ना, तो वो भी सही है। क्योंकि वो कब सही है? अगर कोई वैसा है ना बच्चा, दिव्यांग बच्चा है, मतलब पैर से दिक्कत है या आँख से दिक्कत है, तो उनके लिए 6 से 18 वर्ष है, ठीक है। और लागू कब हुआ था ये? 1/2010। तो अब ये 1 अप्रैल है या 1 जुलाई है, इसे आप बताओगे कि ये क्या है। तो आज का आपका काम क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू कब हुआ, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग, ठीक है। 1 अप्रैल है या जुलाई है 2010, ये चीज़ आप बता देना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18 वर्ष के बच्चों का। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान में किस विषय का अध्ययन किया जाता था? सबसे पहले आत्मा का किया जाता था, सेकंड नंबर पे मन का, तीसरे नंबर पे चेतना का, ये भी पूछा गया नंबर पे, चौथे नंबर पे व्यवहार का। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य के पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। तो क्या है ये? अधिगम की विशेषता है, मुझे भी याद नहीं था, अच्छा नहीं है क्वेश्चन, छोड़ दो इसे, मत करो, रहने दो। प्रश्नोत्तरी विधि किसने दी है? देखो, प्रश्न के साथ अगर आपको उत्तर भी मिल जाए पेपर में देखने के लिए, तो इससे ज़्यादा शुक्र है कि, ऐसे याद करो, शुक्र है कि प्रश्न के साथ उत्तर भी मिल गया, ठीक है। एक है प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली, तो वो किसने दी है? वुडवर्थ ने। प्रश्नावली किसने दी है? वुडवर्थ ने, ठीक है। कोल्डवेल कुक ने क्या दी है? खेल विधि,
फ्रॉबेल ने क्या दिए आपकी किंडरगार्टन, ठीक है। मॉन्टेसरी ने क्या दिए मॉन्टेसरी ने दिए मॉन्टेसरी विधि। इन्होंने क्या कहा है, पहले बच्चा लिखना सीखता है फिर पढ़ना, लिखना फिर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ज्ञात से अज्ञात होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होता है, पूर्ण से अंश होता है, अज्ञात से ज्ञात नहीं होता। पहले बच्चे को ना सामने जो चीज़ है उसके बारे में बताएंगे आप, ऐसा नहीं कि आप उसे जैसे प्रदूषण सिखा रहे हो, प्रदूषण बता रहे हो, आप बताने लग रहे हो उसे यमुना जी के बारे में। और बच्चा कहाँ का रहने वाला है? बच्चा रहने वाला है एमपी का, तो नर्मदा जी के बारे में बताओ ना, उसके पास में ही। या कुंड के बारे में बताओ ना, जो तालाब के बारे में बताओ जो स्कूल के बराबर में, उसमें कितना प्रदूषण हो रहा है। तो जो सामने है ना वो बताओ। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर कुछ नहीं होता, इसे याद रखना। और ये जितने भी सूत्र दे रखे हैं ना, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, पूर्ण से अंश, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं किस में? आगमन विधि में। आगमन विधि में, आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर। ये तीनों आगमन विधि के उदाहरण है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में नवीन कहा था, नवीन कोई चीज़ कर देना तुरंत उसे लॉक कर लेना। नवीन को क्या कर लेना? लॉक। तो आंसर हो जाएगा लॉक, हर लॉक। हर लॉक ना, ये लेडीज़ हैं, ये भी बता दूँ, लेडीज़ हैं, ये जेंट्स नहीं है, ठीक है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर काम करता है उसे क्या कहें? सामाजिक, सामाजिकरण कहेंगे। क्या कहें? सामाजिकरण। क्यों? किसके लिए? मानव कल्याण के लिए, परस्पर, एक साथ, तो क्या हो जाएगा? सामाजिकरण हो जाएगा, ठीक है। लाओ अभी तुम्हें थोड़े से ईबीएस के और क्वेश्चन करा दूँ। देखो क्वेश्चन है ईबीएस का, प्याज आलू अदरक क्या होती है? ये सब तना होते हैं। क्या होते हैं? तना। मैं भी जब पहली बार पढ़ा था ना, आश्चर्यचकित हो गया था या चौंक गया था, ये तना कैसे होते हैं। मगर याद रख लो, प्याज आलू अदरक ये सब क्या है? आपके तना है, ठीक है, याद रखना। ऐसे ही सीधे सीधे याद रखो। और ये चीज़ देख लो, पढ़ लो। तना उदाहरण है प्रकंद, हल्दी, अदरक, आलू, शकरकंद, लहसुन, ये सब किसके? तने के। एक कोश की जीव कौन सा होता है? एक कोश की होता है पैरामीशियम। और क्या होता है आपका? अमीबा। क्या होता है? अमीबा, अमीबा, सॉरी, अमीबा। एक कोश की को क्या कहते हैं? सेल। और सेल थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी। किसने दी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में दी थी, ठीक है, याद रखना। ये बहुत पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी 1665, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसा कौन सा है जिसमें खून नहीं होता फिर भी सांस लेता है? खून नहीं होता पर सांस लेता है, तो वो है हाइड्रा, ठीक है, इसे भी याद रख लेना। साबुन का विस्थापन किसको होता है? रीठा से होता है, सीधा याद किया हुआ मैंने भी, आप लोग भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है वायुदाब नापने के लिए। वायुदाब नापने के लिए आप क्या किसका यूज करते हो? वायुदाब नापने के लिए बैरोमीटर होगा। क्या होगा? बैरोमीटर। सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये होता है भूकंप, भूकंप के लिए। और रिएक्टर स्केल और होता है, उसके लिए क्या होता है? कितना है, कितनी तीव्रता है, तीव्रता नापने के लिए, ठीक है। और थर्मामीटर तो आपको पता है कि टेम्परेचर नापने के लिए। और टेम्परेचर की एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। अपने शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? ह्यूमिडिटी नापने के लिए। क्या होता है? ह्यूमिडिटी नापने के लिए। ह्यूमिडिटी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं हिंदी में, ठीक है। बीटी के पास क्या है? बीटी के पास ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा, ठीक है, ट्रांसजेनिक पौधा। बहुत बार रिपीट हुआ है, इस चीज़ को याद रख लेना। ट्रांसजेनिक, बीटी ट्रांसजेनिक, बीटी, बीटी, ठीक है, फिर टी से ट्रांसजेनिक, टी से स्टार्ट कर दें, ट्रांसजेनिक, ठीक है। इसमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो मुख्य कारक कौन सा है? अम्लीय वर्षा। किसका? अम्लीय वर्षा का। तो ये तो होता है SO2। और एक और कौन सा होता है? N2O। क्या होता है? N2O, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं। और N2O को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मूवीज़ वगैरह हम देखते हो ना, कभी कभी वो छोड़ देते हैं गैस और सब लोग हंसने लग जाते हैं, तो वो उसे कहते हैं लाफिंग गैस, ठीक है। और अम्लीय वर्षा की वजह से ही ये जो ताजमहल है ना, ये पीला पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? पीला। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि क्या होती है उसमें अम्लीय वर्षा होने लगती है, क्योंकि अम्ल ना जमा हो जाते हैं, तो पहली बारिश में नीचे आने लगते हैं। ताजमहल पीला पड़ रहा है, इसीलिए जो मथुरा की वो है ना रिफाइनरी, उसको ना कहा गया है कि पॉल्यूशन कम करो, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सर्वाधिक उत्पादित पारिस्थितिक तंत्र? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? वर्षा जहाँ होगी ना वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और एक चीज़ ऐसे भी आता है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादन होता है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। और हमारे देश से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है इंडिया के? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बताओ कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है।
बताना, और नहीं पता हो ना तो कल मैं ट्रिक बताऊँगा इसकी। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मरुस्थल में होता है आपका नागफनी। नागफनी, नागफनी का जो तना होता है ना वो गूदेदार होता है, और इसमें ना पत्तियाँ कांटेदार होती हैं। क्या होती हैं? कांटेदार। कांटेदार नहीं होंगी ना तो वो क्या करेंगे? एवेपोरेशन, तो पानी की ज़रूरत पड़ जाएगी और कमी पड़ने लग जाएगी, क्योंकि वैसे ही मरुस्थल में पानी कम है। मरुस्थल कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? राजस्थान। राजस्थान, इसका 60% एरिया ना मरुस्थल में आता है। और राजस्थान में कौन सा पेड़ पाया जाता है बताओ? राजस्थान में जो पेड़ पाया जाता है उसका नाम है क्या? एक होता है रेगिस्तानी ओक और एक होता है, रेगिस्तानी ओक तो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और इसका नाम होगा, थोड़ा सा मिस हो रहा है दिमाग से, छोड़ो आगे बता दूंगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा रासायनिक आम पकाने में काम आता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। क्या? कैल्शियम कार्बाइड। और एथिलीन करके और होता है, उसे भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। दूषित जल पीने से क्या होता है? टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड। और एक और क्या चीज़ होती है? हैजा। हैजा भी बहुत होता है। इन दोनों चीज़ों को याद रख लें। एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। किससे? वायरस। और रेबीज किससे होता है? वायरस। खसरा किससे होता है? वायरस। ठीक है। एनीमिया किससे होता है? विटामिन ए, एनीमिया। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखो इसमें जो नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं। ग्रीन हाउस गैस है कितनी? ये है आपकी 6। ठीक है। और ग्रीन हाउस से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल। ये आपका हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था, मॉन्ट्रियल में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? जापान में हुआ। और ये इफेक्ट में कब आया था, मतलब लागू कब से हुआ था? 2005। साइन हो गया था 97 में, लागू हुआ था 2005 में। 1997 से एक चीज़ और याद करनी है, 1987 ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किससे रिलेटेड था? वो ओजोन से रिलेटेड था, याद रखना। अलग अलग चीज़ें ये। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस किससे ज़्यादा इफेक्ट होता है? CO2 से होता है। CO2 से भी ज़्यादा किससे होता है? जलवाष्प से होता है। अगर ऑप्शन हो आपके में तो ऑप्शन में दे रखा हो जलवाष्प तो जलवाष्प लगा के आना, नहीं दे रखा हो तो CO2 लगा के आना। 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 97 में हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। जापान में एक जगह वहाँ हुआ था, इसका समझाता क्योटो में। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो इसमें से कौन सा है? इसमें से सरसों। कौन सा है? सरसों। ये चौथे नंबर पे जो है। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका हम पत्तियाँ सब्जी बनाने में और उसके बीज तेल निकालने में यूज करते हैं? तो ये है सरसों। और एक क्वेश्चन बहुत आता है, टेपियोका का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो टेपियोका क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है केरल में। केरल में हर घर में उगाया जाता है टेपियोका का पेड़। ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में जल का अधिग्रहण, जा से जल, जा से जाइलम, ऐसे याद किया है। फा से फल, फा से फ्लोएम। ठीक है, इस तरीके से याद रखो, जल का जाइलम से, फल का फ्लोएम से। तो आंसर क्या हो जाए? जाइलम। जल का अधिग्रहण कौन करेगा? जाइलम। कौन सा ऋग्वेद साहित्य का स्रोत है? तो ये कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। कौन सा होगा? ऋग्वेद। देखो याद करने की ट्रिक बताऊँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, राय साब, ऐसे याद करिए मैंने, राय साब, राय साब। ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में 99% पर कौन कौन सी गैसों का विस्तार है? ये दो हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, याद रखना 99% हो जाती है। ठीक है। और ओजोन क्या करती है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल, समताप मंडल। और एक क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। क्षोभ मंडल में जो होती है ना, वो बेड ओजोन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बेड ओजोन। इसे गुड ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड ओजोन। याद रखना। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। क्या होता है? O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? तो इसका मूल उद्देश्य क्या हुआ? प्रत्यक्ष अनुभव कराना। क्या हुआ? प्रत्यक्ष शैक्षणिक भ्रमण, घूमने जाओगे कभी। अब जैसे कि एक चैप्टर है ताजमहल, ताजमहल किताब में आया ताजमहल चैप्टर। एक तो हो गया किताब से पढ़ा दो, एक हो गया आगरा लाओ घुमाने ले जाओ। ताजमहल पूरा घुमाओ, टूरिस्ट जितने भी होते हैं उनके लिए टूरिस्ट गाइड होता है। गाइड उनको सब कुछ बताएगा कि शाहजहाँ ने कब बनवाया था, 1665 में बना था समथिंग, 20 साल लग गए थे, कितने कारीगर थे। ठीक है, तो ये सब बताएगा, तो प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। और प्रत्यक्ष अनुभव को बच्चा कभी भी नहीं सीखता। ठीक है, चलो आज इतनी रखते हैं क्योंकि क्लास ना लंबी हो जाएगी। फिर कितने हो गई? 30 मिनट की क्लास हो गई। तो प्लीज़ शेयर कर दोगे ना, तो कल से और मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ये सब अब आपके ऊपर डिपेंड है
अगर 50 व्यू समथिंग आए तो फिर हम इसे कंटिन्यू रख पाएंगे, नहीं तो आप लोग देख लेना क्या करना है इस क्लास का, ठीक है। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।